जय हिंद। देखो, हम संसाधन और विकास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे 10th क्लास का। तो उसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि संसाधन और विकास। तो संसाधन के बारे में मैंने सबसे पहले संसाधन की परिभाषा बताई थी। इसके बाद में मैंने संसाधनों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद मैंने संसाधनों के प्रकार पढ़ाए आपको। उसके बाद में संसाधनों के बारे में मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से क्या कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो उसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम इसी संसाधन वाले टॉपिक को अंतिम मोड़ पर है। इसके बाद हम भू संसाधन पढ़ेंगे। तो संसाधनों का जो हम संरक्षण पढ़ रहे हैं, अभी जो हम कह रहे हैं संसाधन के संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता के कारण क्या है, तो उसी को लेकर विश्व स्तर पर संसाधन के संरक्षण के लिए कौन कौन से देशों ने या विश्व की कौन सी संस्थाओं ने मिलकर संसाधनों के संरक्षण करने के लिए कदम उठाए। जैसे मैं बताऊं 1972 में, इसके अलावा 1992 में बहुत सारे सम्मेलन हुए थे। उन्होंने पर्यावरणीय समस्याएं संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन यहाँ करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, लिखा हुआ है संसाधनों का विवेकहीन उपभोग। विवेकहीन उपभोग का मतलब है कि संसाधनों का हमने सुनियोजित तरीके से उपयोग नहीं किया है। उन्होंने हमारी आवश्यकता से अधिक उनका उपयोग करने लगे। देखो, संसाधन सीमित है, जितने भी ये संसाधन है पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन, बहुत सारे संसाधन सीमित मात्रा में उपस्थित है। ये संसाधन सीमित है तो इनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए विवेकहीन तरीके से उपभोग कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हमें आवश्यकता है उससे भी ज्यादा हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने की वजह से कौन सी सामाजिक कैसे, सामाजिक आर्थिक, गरीब और अमीर की जो खाई है ना वो बहुत चौड़ी होती जा रही है। कैसे, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि संसाधन है ना जो सीमित लोगों के हाथों में, इसी की वजह से अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी होती जा रही है। और इसके साथ साथ संसाधन की वजह से, इन्हीं की वजह से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। देखो, पर्यावरणीय समस्या कैसे, संसाधन का अत्यधिक दोहन करने के कारण, किनका, संसाधन का दोहन करने की वजह से पर्यावरण प्रदूषण होने लगे हैं। देखो मैं बताऊं, जैसे मान लेना किसी क्षेत्र में हमने क्या निकाला है, खनिज। उस खनिज को निकाला है तो हमने क्या लगाया, एक उद्योग लगाया है। तो उद्योग पर लगाने के बाद उद्योग में क्या है, हमने एक संस्था का निर्माण किया है। क्या किया है, संस्था। उसके पास, संस्था के पास क्या है, तकनीक है, यानी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। उसके बाद कुशल या इसके पास कौशल है, स्किल है, कारीगर, वो इस संस्था में काम कर रहे हैं। तो काम करने की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। कौन कौन से, एक तो ध्वनि प्रदूषण होगा पर्यावरण में। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाला कचरा नदियों में चला जाए तब कौन सा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाले धुएं की वजह से कौन सा, वायु प्रदूषण होगा। तो इसके अलावा इसी क्षेत्र से निकलने वाली बहुत सारी गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो इस कारण से याद रखना, पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो जाती है इनकी वजह से। देखो अगला, गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति। देखो गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में, मैं गांधी जी का कथन भी बताऊंगा आपको। देखो, गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास यानी संसाधन के कम होने, ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति लालची और स्वार्थी, मैंने पहले ही बताया आपको। आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के श्रेय यानी कम होने, ह्रास होने का मुख्य कारण है। गांधी जी ने क्या माना है, गांधी जी ने माना है कि मानव को अपनी, मैं इससे पहले ना आपको गांधी जी का एक कथन सुनाता हूं। गांधी जी ने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। गांधी जी ने कहा कि प्रकृति में ने बहुत कुछ दे रखा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है, यानी जितनी चीजों की हमें आवश्यकता होती है उतनी तो है। ढंग से समझना, जितनी चीज की आवश्यकता होती है, मानव को जितनी आवश्यकता है वो तो है हमारी, लेकिन क्या है, व्यक्ति या जो मानव है वो बहुत ज्यादा लालची है, ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करता है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है। गांधी जी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसीलिए
प्रकृति में हमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमें इतना ही आवश्यकता है जितनी हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लालच करोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। आगे देखो क्या कहा, इनकी बात है कि व्यक्ति एक लालची और स्वार्थी होता है। आधुनिक तकनीक यानी वर्तमान तकनीक इतनी, देखो पहले क्या है, हमारे पास ज्यादा तकनीक नहीं थी, जो आवश्यकता थी उसका उपयोग कर लेते हैं। आप खुद ही देख लो, जैसे मान लेना भूमि है, भूमि एक अपना संसाधन है। भूमि संसाधन हमारे पास पहले 50 बीघा जमीन हुआ करती थी, मानना सपोज करना, उस 50 बीघा जमीन पर हम खेती पूरे पर नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी। वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक की वजह से हम पूरे 50 बीघे में खेती कर सकते हैं, 50 एकड़ में खेती कर सकते हैं। तो इसी तकनीक जिसकी वजह से आपको पता है भूमि खाद अत्यधिक केमिकल डालने की वजह से क्या हो गई थी, बंजर होने की कगार पर हो जाती है। तो हम अत्यधिक उपयोग करने की वजह से इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला देखो, गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे और उनकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते थे। गांधी जी ने अत्यधिक उत्पादन का मतलब है, गांधी जी कह रहे हैं कि तकनीकी के माध्यम से अत्यधिक उत्पादन करना गलत है, वो हमेशा इसके खिलाफ थे। इसकी और उनकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते हैं, यानी जनता को, या मैं कह सकता हूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उससे रोजगार मिले, जन समुदाय की वो वकालत करते थे। नेक्स्ट देखो, इनको नोट डाउन करते जाना, आप ध्यान रखना। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है, ध्यान रखना। संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है ना, वो सीमित मात्रा पर, मैंने कहा एक दिन खत्म हो जाएंगे। कोयला है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैसे ये जीवाश्म खनिज है या मैं कह सकता हूँ कार्बनिक खनिज है, ये एक दिन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इनका हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। देखो सीमित है, यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल यानी प्रयोग पर रोक नहीं लगती तो भविष्य में मानव जाति, ध्यान रखना, भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ नहीं बचेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर सीमित संसाधन है, तो इन संसाधन, जितने भी संसाधन है हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है, उन संसाधनों का एक नियोजित तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अंधाधुंध जो इस हम कर रहे हैं उनका उपयोग, उनसे हमें बचना चाहिए और जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है उन्हीं का ज्यादा से उपयोग कर लेना चाहिए। इसके अलावा उनके ऐसे संसाधन भी देखने चाहिए, ढंग से सुनने की लाइन, ऐसे संसाधन भी देखने चाहिए जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब इसके अलावा पर्यावरण में या पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों को भी रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात बताता हूं आपको, जैसे विद्युत के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कोयला एक, आपको पता है परंपरागत संसाधन है, ये जल्दी खत्म होने की कगार पर हो रहा है, इसी से विद्युत है। तो हम इसके स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा, इसके अलावा जवारी ऊर्जा आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहिए जो भविष्य में मानव के लिए उपयोगी हो सकता है। फिर हमारा अस्तित्व है कि खतरे में पड़ जाएगा अगर संसाधन हमारे पास सीमित है, इनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमें संसाधनों का क्या करना पड़े, संरक्षण करना चाहिए। देखो सीधी सी बात यह है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे जो सीमित है, तो हमारे लिए ये क्या पड़ जाएगा, खतरे में मानव जाति पड़ सकती है। आपको पता है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और बहुत सारी चीजें सीमित मात्रा में, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लिए तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बचेंगे नहीं बचेंगे, तो मानव के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसीलिए इन संसाधनों को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। देखो इन संसाधनों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो ध्यान रखना, पहली बात सुनना, संसाधनों के संरक्षण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये लाइन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत, याद रखना 1968 में अंडरलाइन कर लेना, इसके लिखने के बाद क्लब ऑफ रोम, जैसे रोम इटली की राजधानी है, नहीं की थी सबसे पहले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी, ध्यान रखना, इसकी शुरुआत की थी। अगला देखो,
यानी इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम के बाद में 1974 में सुमेसर सुमेसर ने अपनी पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल, याद रखना इस पुस्तक का नाम आपको, और ये भी डेट ये भी याद रखना, सन भी 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण की बातें की थी। ध्यान रखना कौन सी पुस्तक में, इस्माइल इज ब्यूटीफुल में। किसने की थी? 1974 में सुमेसर ने। याद रखना सुमेसर की ये पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल जो 1974 में पब्लिश हुई थी, ये पुस्तक गांधी जी के दर्शन पर ही आधारित थी। ध्यान रखना उन्हीं से प्रभावित है, ये ध्यान रखना। कौन? सुमेसर। कब की बात है? 1974 की बात है। पुस्तक का नाम याद रखना, इस्माइल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद में 1987 यानी 1987 में ब्रिटलैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण में योगदान दिया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 1987 में ब्रिटलैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण में योगदान दिया था। इनकी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास, मैंने कल बताया था आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत पोषणीय विकास, इसका तात्पर्य क्या होता है कि भविष्य में, वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, लेकिन उपयोग इतना कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की अवहेलना ना हो। ध्यान रखना वही सतत पोषणीय विकास है की संकल्पना प्रस्तुत की थी। याद रखो ये सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर सीरीज से प्रकाशित हुई थी। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कॉमन फ्यूचर सीरीज से क्या हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी। अगला टॉपिक है भू संसाधन। इसके बाद देखो भू संसाधन क्या है। भूमि की बात करें, भूमि एक अपना संसाधन है। आपको पता है हमने 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान को ज्योग्राफी में ना भू आकृतियां पढ़ी थी हमने, उसी पर आधारित है। देखो भू संसाधन की बात करें तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ध्यान रखना प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इस भूमि पर अनेक सी क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती है। हम इसी भूमि पर क्या करते हैं? बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। किसका? भूमि का। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, इसी पर मानव जीवन, वन्य जीव, याद रखना मानव जीवन, वन्य जीव आदि आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, आदि क्रियाएं इसी भूमि पर होती है। ध्यान रखना ये सारी की सारी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करता है। देखो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मानव और इसके अलावा वन्य जीव, परिवहन, संचार, प्राकृतिक वनस्पतियां, आर्थिक क्रियाकलाप मानव खुद ही करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारे पास जो भूमि पड़ी है, इस भूमि को योजनाबद्ध तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका। उपयोग करना चाहिए किसका? भूमि का। देखो जैसे हम हमारे भारत की बात करते हैं कि भारत में भूमि किस प्रकार से है। देखो हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में ये अपना भारत है। मान लेना ये भारत पर है। भारत की 43% भाग पर मैदान है। ध्यान रखना भारत के 43% भाग पर क्या है? मैदान है। भारत के 27% भाग पर पठार है और 30% भाग पर पर्वत है।
ध्यान रखना 30% भाग को क्या है, पर्वत है, और 43% भाग पर मैदान है, 27% भाग पर पठार है, जो मानव के लिए किसी न किसी संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मैं बताऊं, पर्वत, पठार और मैदान की बात करें तो ये सभी मानव के लिए किसी न किसी रूप से उपयोगी है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की। देखो पर्वत किस प्रकार से, पर्वतों से आपको पता है नदियां प्रभावित होती है। पर्वत पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा पर्वत पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हम देखो 3-4 बातें याद रखना पर्वतों की। पर्वत नदियों के प्रवाह, याद रखना ही नहीं, पर्वत नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। आपको पता है 12 नदियां पर्वतों से ही निकलती है, ज्यादातर नदियों की बात करें हम। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप देखो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, ऊटी का नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा शिमला, हमारा राजस्थान की बात करें तो एक ही है, जैसे माउंट आबू बहुत अच्छी है घूमने पर्यटन के लिए, तो बहुत सारे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र, इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पारिस्थितिक तंत्र बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र भी, किसकी बात करें, पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी पर्वत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, ये आपको बात याद रखनी है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी पर्वत क्या है, महत्वपूर्ण है। तो 3-4 चीजों को याद रखना। पर्वत, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इस पर बहुत सारी भू-आकृतियां हैं। 3 भू-आकृतियों की हम बात करें विशेष तौर पर, पर्वत, पठार और मैदान, तो उनमें से वैसे ये आपको पता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं ये। देखो पर्वत नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, और पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं मैदान की। देखो मैदान कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कृषि के लिए पहली बात तो ये। इसके अलावा मैदान उद्योगों को अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। आपको पता है मैदानी क्षेत्र में नदी आने की वजह से वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, जनसंख्या अधिक वहां पर निवास करती है, जनसंख्या अधिक निवास करती है, तो मैदानी क्षेत्र में आपको पता है गहन निर्वाह कृषि सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि वहां पर कम क्षेत्रफल, उनके पास में भूमि कम होती है, आबादी अधिक होती है, तो ज्यादातर गहन निर्वाह कृषि करते हैं, तो इसीलिए मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा किसके, उद्योगों के विकास के लिए भी मैदान क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं पठार। आपको सबको पता होना चाहिए। देखो पठार क्या होता है, मैं आपको यहां बता देता हूं। पठार इस प्रकार से होता है, यानी लगभग 300 से लेकर 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग, समुद्र तल से 300 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से कैसा होता है, समतल होता है, वो क्या कहलाता है, पठार होता है। जो ज्वालामुखी, बहुत सारे प्रकार के पठार हो सकते हैं। इसके अलावा मैदान भी आपको ध्यान रखना, ऊपर से क्या होता है, वो इस प्रकार से में पर्वत होता है। पहले वाला पठार था, ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। मैदान आप जानते हो नदियों के माध्यम से मिट्टियों को लाने की वजह से। अब देखो पठार की बात करें, ज्वालामुखी लावा के पिघलने आकर बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, पठार बनते हैं। पठार में क्या है, पठार में देखो, पठार में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। खनिज भंडार किसमें पाए जाते हैं, पठार में पाए जाते हैं। पठारों में जैसे आप उदाहरण के तौर पर भारत में छोटा नागपुर का पठार, जिसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, खूब सारे वहां क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं।
तो ये भी एक खनिज भी खनिज एक संसाधन है। खनिज संसाधन होते हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं? पठार। जो पठार ये किसमें? ये भूमि संसाधन या भू संसाधन में। इसके अलावा पठार जीवाश्म ईंधन के लिए भी उपयुक्त है। पठार किसके लिए? जीवाश्म ईंधन के लिए। पठारों में बहुत सारे जीवाश्म ईंधन, जैसे मैं कह रहा हूं कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इसके अलावा पठारों में वन, ध्यान रखना, वनों का अपार संचय पाया जाता है पठारों में। वनों का अपार संचय पाया जाता है। देखो, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है प्राकृतिक संसाधन में। ठीक है, जय हिंद।